जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज समान अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 3 बनाते हैं। यह आपका समान अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 3 है। इससे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। ये आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए, यानी सभी क्लासों के लिए है, क्योंकि आपका जो 40 मार्क का आपका समान अध्ययन का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूल तत्व शामिल है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूल तत्व क्या है। तो ये आपका है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी जल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका ये चारों तत्व होना आवश्यक है। आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन है कि तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में भाग लिया था। तो तात्या टोपे ने ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कहाँ से लिया था तो याद रखिएगा, ये कानपुर से भाग लिया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि 1973 में केशवा भारती केस में इस प्रश्न को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 1973 के केशवा भारती बनाम केरल राज्य केस में यह निर्णय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को संशोधन कर सकते हैं, यानी प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मूल ढांचा का यानी प्रावधान किस केस में आया था। तो ये आपका केशवानंद भारती बनाम में दिया था। याद रखिएगा, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था आपका केशवानंद भारती बनाम में। तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ऑप्शन आपका क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में होते हैं तो उस समय आपका उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है गुप्त निवेश संबंधित लीक हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर के नाम से मशहूर है, वो किससे संबंधित है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका 5 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसीए मानलोविस मॉडल पर आधारित था। तो ये था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो आपका 1956 से 61 के बीच चला था। और देखिए याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका औद्योगिक विकास, यानी औद्योगिक विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। देखिए इसको भी याद रखिए, और इसको याद रखिए आप कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखिए, हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। और आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को मैंने प्रमुख क्षेत्र चुना था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा हुआ था। यानी क्वेश्चन है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो ये आपका होगा ऑप्शन 1 चांद बीबी। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि सागर 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। तो SAGN सागा 220 क्या है। यह एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि सचिन गणित में 70 अंक प्राप्त किए और विज्ञान में 60 अंक प्राप्त किए। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, यानी इसका करने का अर्थ ये हुआ कि दोनों पेपर आपका सेम मार्क्स का था, यानी दोनों पेपर आपका सेम मार्क्स था। तो मान लेते हैं कि गणित का भी 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर हुआ था और साइंस का भी 100 मार्क का यह पेपर हुआ था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सचिन को दोनों विषय में कुल कितने % प्राप्तांक अंक प्राप्त हुए। तो सिंपल है, हम मान लिए कि गणित में 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था। अब देखिए, जब 100 मार्क का पेपर हुआ था उसमें कह 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या कर इसका 70% निकाल दिए। तो 100 का 70% कितना आएगा, डायरेक्ट बोलिए 70 आएगा। 100 का 70 में कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, तो यानी उसको गणित में भी कितना मिला, 100 में 70 मिला। ठीक, और
विज्ञान में 100 में कितना मिला 60% यानी 60 मिला है। तो टोटल देखिए कितना मिला है, तो आपका 0 6 दूनी 12 13 यानी कितना मिला है 130 अंक मिला है। कितना में, तो टोटल आपका 200 अंक में। तो 200 अंक में 130 मिला है, तो आप देखिए कितना परसेंट मिला है। तो क्या करेंगे 130/200 कर दीजिए, गुने 100 कर दीजिए। आपका देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 से काटिए तो 65 दूनी 130 होता है। तो यानी आपका आ जाएगा 65%। आपका क्या होगा ऑप्शन 2 होगा। यानी इसको दोनों में कुल प्राप्तांक कितना मिला है 65% अंक मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 7 गुनी है। यानी ये आपका लड़का यानी बॉयज है, ये आपका गर्ल है। तो कह रहा है गर्ल्स की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 7 गुनी है। तो मान लीजिए लड़का 1 है तो लड़की कितना होगा 7 होगा, ठीक है। यानी 1:7 हो गया इसका रेशियो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल पूछा है। आप देखिए ये कह रहा है कि इस कक्षा में लड़की और लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, तो 1:7 है, क्योंकि कह रहा है उसका 7 गुना है, तो 1:7 है। अब इसका कुल देखा जाए तो कितना होगा 7 1 8 होगा, ठीक है। लेकिन ये रेशियो में ध्यान रखिए, तो 8 का मल्टीपल होगा। कुछ भी आपका कुल संख्या होगा तो वो 8 के मल्टीपल होगा। अब कह रहा है इसमें से कौन सा यानी कौन सा संख्या जो बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिए उसमें से कौन ऐसा संख्या जो 8 से विभाज्य नहीं है। जो 8 से विभाज्य नहीं होगा वो संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि हम देखें यहाँ की कुल संख्या कितना 7 1 8, 8 के मल्टीपल होना चाहिए। तो जो 8 के मल्टीपल होगा वो संख्या हो सकता है, जो 8 का मल्टीपल नहीं होगा वो संख्या नहीं हो सकता है। तो आप देखिए 72 में 8 से भाग देंगे लग जाएगा 8 में 72, 48 में भाग देंगे इसमें भी लग जाएगा, 8 में भाग देंगे उसमें भी लग जाएगा। लेकिन 52 में हम 8 से भाग देंगे कि आपको भाग नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि 52 जो संख्या है वो कुल विद्यार्थी की संख्या नहीं हो सकता है। तो ये आपका कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका है कि ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकते हैं तो ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब के कितना हिस्सा खोद सकेंगे। सिंपल है। अब देखिए आपको दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी तालाब को 12 दिन में खोदते हैं, जबकि इसी तालाब को ए अकेले कितना दिन में खोदते हैं 24 दिन में। तब क्या कीजिए दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। तो यहाँ आप इफिशिएंसी निकालिए, 12 दूनी 24 आएगा, 2 आएगा, 24 का 24 आएगा। अब देखिए यहाँ कि ए प्लस बी दोनों मिलाकर इफिशिएंसी 2 है। यहाँ ए अकेले का इफिशिएंसी कितना है 1 है। तो यहाँ से हम बी का इफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बी का इफिशिएंसी होगा आपका 2 - 1 यानी 1 आ गया, यानी बी का इफिशिएंसी 1 आ गया। हमको समय निकालना है, तो कैसे समय निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि वर्क बटे टोटल वर्क बटे क्या करते हैं इफिशिएंसी करते हैं। तो टोटल वर्क 24 है, 24 में 1 से भाग देंगे आपको कितना आएगा 24 दिन आएगा। यानी बी इसी कार्य को इसी तालाब को कितने दिन अकेले खोदेंगे, तो 24 दिन में अकेले इस तालाब को खोदेंगे। अब कह रहा है एक दिन में कितना भाग खोदेंगे, तो भाई एक चीज़ बताइए 24 दिन में वो एक तालाब को खोदता है, तो एक दिन में कितना खोदेंगे 1/24 भाग को वो खोद पाएंगे। तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 1/24 किस में है ऑप्शन 3 में है। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब देखिए जिसको भी टाइम एंड वर्क का यानी आपको क्लास देखना है मैथ का, तो आपको पूरे टाइम एंड वर्क को आपको अच्छे से हम करवा रखे हैं पूरे आपको क्वेश्चन के थ्रू। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपका मैथ का प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको यानी टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ आपका कम से कम 5 से 6 वीडियो होगा जिसमें आपको टाइम एंड वर्क को पूरे कंप्लीट करवा दिए, आपको पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आप जाकर एक बार देखिए, आप बहुत लेंदी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार जाकर जरूर देखिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई भी धन 12 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपया होगा तो 12 वर्ष में वो कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हैं। यानी यदि 100 रुपया मूलधन रहता तो 12 वर्ष में कितना हो जाता है वो 200 रुपया हो जाता। तो 100 रुपया 200 रुपया हो गया तो ब्याज कितना हुआ 12 वर्ष में 100 रुपया। कैसे निकालेंगे, तो इस 200 में से इसको माइनस कर दिए। तो यानी कहने कर दिए हुआ कि यदि 100 रुपया है तो आपको 12 वर्ष में इस पर कितना ब्याज मिलता है 100 रुपया मिलता है, तब तो वो दुगुना होगा टोटल रुपया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 100 ये आपका ब्याज हो गया, ब्याज बढ़ गया तो मूलधन गुने
समय आपका 12 वर्ष है, गुने दर नहीं पता है, आर मान लीजिए, बटे 100 कर दीजिए। आपका देखिए 100 कट गया, यहाँ से आपका क्या आएगा, आर बराबर आपका आएगा 100/12, आर आ जाएगा 100/12 और उसे डिवाइड कर दीजिए, 4 से कीजिए, 4 × 12 और 25 चुका 100, आपका जगह 25/3, तो 25/3 कितना होगा, तो आपका जगह 8.1/3%, 8.1/3%, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेटा। याद रखिए, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेटा। और जो आपका ये अनामुडी है, ये आपका अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपका जो टोडा बेटा है, ये आपका दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोनों का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसके उपन्यास का हिस्सा है। ये आपका आनंद मठ का हिस्सा है। याद रखिए, आनंद मठ का हिस्सा है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजन हुआ था। यह आपका होता है फैजपुर में, यानी फैजपुर में, फैजपुर आपका एक गांव था। तो प्रथम बार यानी कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, तो वह फैजपुर गांव में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष नेहरू थे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन 4 होगा बॉम्बे। ऑप्शन 4 होगा बॉम्बे। कहाँ झंडा फहराया था, तो बॉम्बे में फहराया था। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहा है कि निम्न में से उस संख्या को पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से संबंधित नहीं है। यानी इसे ये कर आपका कि इस श्रेणी में कौन सा ऐसा संख्या जो आपका गलत है, यानी क्रम के अनुसार नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका 17, यहाँ कितना है 23 है, तो 23 में से 17 को मैनेज करेंगे, आएगा 6 आएगा, 6 का अंतर है। फिर यहाँ देखिए कितना अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, फिर यहाँ 8 का अंतर है। तो आगे किसका कितना अंतर होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 6 का है, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, तो आगे 9 का अंतर होना चाहिए। तब 38 में 9 को जब हम ऐड करते हैं कितना आता है, आपका जाता है कितना 47 आता है, जबकि यहाँ कितना है 46 है। तो यानी यही गलत है, 46 यहाँ नहीं होना चाहिए, 47 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उसके लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड 9600 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये तो आपको याद होनी चाहिए, यदि याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको संख्या का अनुपात दिया है, तो जब अनुपात में दिया रहता है उसको हम अलग करेंगे तो आपको नियतांक x लेना पड़ता है। तो आप एक जगह क्या रख सकते हैं, 2x, b की जगह 3x बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ आपको दिया है, दोनों का गुणनफल दिया है, कितना दिया है 9600 दिया है। अब सिंपल यहाँ से x का मान निकाल लिए। आपका देखिए, आपका जगह कितना, यहाँ से 3 दूनी 6, तो आपका जगह 6x² बराबर 96 यानी 9600। 6 से काटिए तो 6 का 6 और 6 के 36, आपका जगह ना 1600। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, √1600 आएगा। √1600 कितना आएगा, 40 आएगा। यानी यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। x का वैल्यू 40 आ गया। कह रहा दोनों संख्या का योग, तो x का वैल्यू जब 40 आ गया तब पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। तो क्या कीजिए, x मान 40 रखिए, तो 40 दूनी 80 हो गया ये। और यहाँ पर क्या करेंगे, 40 को 3 से गुना कर देंगे, 40 या 120 हो जाएगा। अब 80 को 120 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, तो 80 + 120 कितना होता है, 200 होता है भाई साहब। तो आपका कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप इस फार्मूला को याद रखिए।
क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 1:16 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आप पाई आर स्क्वायर इसको कीजिएगा तो इसको स्क्वायर नहीं कीजिएगा, पाई पाई कटेगा। तो यानी एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपका त्रिज्या का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है? सीधे इसका स्क्वायर कर देना है। सीधे क्या करना है? स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 1:16 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगे, यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा? ठीक है, अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्या कैसे किया है। अब यहाँ देखिए तो थोड़ा सा 6 दूनी 12, ये देखिए ना, इस जो आपका दोनों है 6 दूनी 12, और देखिए 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। यानी इस दोनों संख्या क्या किया? इस गुना कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ आ गया है। इसी तरह यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 है। इसी तरह यहाँ भी है 5 या 15 और 15 का स्क्वायर 225 है। तो उसी तरह से यहाँ भी तो होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो आपका x की जगह है, मान लीजिए कोई संख्या मान लो x ही होगा यहाँ पर, सॉरी वाट की जगह x होगा, तो ये आपका क्या होगा? 4x होगा। अब इसका स्क्वायर करने पर कितना? 256 आना चाहिए। इससे अच्छा है आप क्या किए? 256 का पहले रूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा? 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, यानी इसका रूट कितना आएगा? 16 आएगा। इसका मतलब है कि इस दोनों संख्या गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो भाई 16 आना चाहिए, तो एक आपका 4 है तो दूसरा क्या होगा? तो नहीं कुछ होता है x मान लीजिए, तो 4 चौक 16, यानी x जगह कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो आपका इस जो वाट है यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा, ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा पर्यावरणीय संबंधी चिंता का विषय नहीं है? यानी पर्यावरणीय संबंधी चिंता का विषय नहीं है। तो प्लास्टिक की खपत इस्तेमाल में वृद्धि, ये तो चिंता है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी है। ठीक, प्रदूषण स्तर पर बढ़ना ये भी तो क्या, ये भी पर्यावरण संबंधी चिंता तो है। ओजोन परत का बढ़ना ये अच्छी बात है। ओजोन परत का यदि बढ़ता है तो इससे अच्छी बात है कि वो परावैज्ञानिक किरण को अधिक से अधिक रोक पाएंगे, जिससे कैंसर होने से लोगों को बचेगा। तो ये अच्छी बात है कि ओजोन परत के मोटाई बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 22 है। क्वेश्चन है CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR का फुल फॉर्म क्या है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है, उसे कि कौन सा प्रजाति कहते हैं? तो उसे हम यानी लुप्त प्राय प्रजाति कहते हैं। यानी जो लंबे समय तक अपने स्थान पर नहीं दिखाई देते हैं उसे लुप्त प्रजाति में घोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो ये समुद्रगुप्त बना था। आपका ऑप्शन 3 होगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि माँ के गर्भ में बच्चा किस माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, बीजांडासन। ऑप्शन आपका क्या होगा? 3 हो जाएगा, प्लेजेंटा। याद रखिए, प्लेजेंटा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में अशोक सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। ये आपका है बौद्ध स्तूप। यानी बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? तो अशोक ने करवाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा है? कहाँ पर स्थित है? ये आपका है तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का यूज करते हैं? तो डेसिबल का यूज करते हैं। याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले बीम वेपन काली 5000
को किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये आपका डीआरडीओ और बार्स के द्वारा यानी इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का एक भाग नहीं है, एक अंग नहीं है? तो महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, सुरक्षा परिषद भी है, लेकिन ये राज्य परिषद नहीं है। ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? यानी कौन सी कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी नहीं है? तो आपका ICICI बैंक है। ऑप्शन आपका 2 होगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि कामत, नामचा वर्मा और गुरला मानदा निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो ये आपका हिमालय के पर्वतीय चोटी का नाम है। किसका नाम है? हिमालय के पर्वत चोटी का नाम है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा शहरी ऋण। अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पर ग्रामीण विकास का, लेकिन कर रहा है शहरी ऋण। तो ये कैसे होगा ग्रामीण विकास में समर्थन करता है? ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा शहरी ऋण। तो ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को यानी आंसर को डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसका आंसर आपको पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? तो शहरी ऋण है, तो शहरी ऋण कैसे वो ग्रामीण विकास की बात करेगा? नहीं करेगा, ये शहर की बात करेगा। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से आप जिस क्वेश्चन का जवाब आपको पता नहीं है फिर भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 35 है कि 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? ये आपका फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन आपका 2 होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि ऊष्मा संतुलन यानी हीट बजट क्या है? हीट बजट क्या है? आपका देखिए हीट बजट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच संतुलन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है 24वें जैन तीर्थक का नाम क्या था? तो ये थे महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला आधिकारिक एयर मेल, इसका अर्थ ये हुआ एयर मेल करने का अर्थ ये हुआ कि एयर यानी हवा के थ्रू यानी हवाई जहाज के थ्रू पहला डाक सेवा 1911 में कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था? ये आपका इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यानी 1 होगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि के किस कारण से सुनाई देती है? ये ध्वनि के डिफ्रैक्शन यानी डिफ्रैक्शन के कारण हमें सुनाई देते हैं। और इको क्यों सुनाई देते हैं? तो इको यानी ध्वनि के परावर्तन के कारण इको सुनाई देते हैं यानी गूंज। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 40 है और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ILO का मुख्यालय है। आपका ऑप्शन 3 होगा। तो ये था आपका समान अध्ययन का 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो आपको इसी तरह से डेली आपको हम समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और आपका BPSC शिक्षक भर्ती के लिए मुझसे जितना हो सके उतना आपको हेल्प करेंगे। जितना हो सके एग्ज़ाम तक जितना हो सकेगा उतना हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप लोग भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।